हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स। 11th क्लास का 8th चैप्टर है ये थर्मोडायनामिक्स। नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 15 से 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन उठाते नेट में, और एचटेट में भी 2 से 3 क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है थर्मोडायनामिक्स में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, सारे टॉपिक स्टडी करेंगे 11th क्लास के। आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, थर्मोडायनामिक्स नाम से ही पता चल रहा है थर्मो, हम क्या स्टडी करने वाले हैं, या तो हीट टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, यही सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार इंट्रोडक्शन दे रखा है, इंट्रोडक्शन देख लें कि थर्मोडायनामिक पढ़ तो रहे हैं हम, क्या उसमें डिस्कस करने वाले हैं, क्या स्टडी करेंगे, पूरे चैप्टर में क्या होने वाला है। देखिए, इंट्रोडक्शन में लिख रखा है, थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट और टेम्परेचर के कंसेप्ट पे जाएंगे, इनको स्टडी करेंगे। एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट या टेम्परेचर या कहें कि अदर फॉर्म की एनर्जी हैं, वो भी हम स्टडी करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ हीट, हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा अदर एनर्जी में, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए क्या पढ़ेंगे हम, टेम्परेचर के रिगार्डिंग कितनी भी प्रॉपर्टी हैं, हीट्स के रिगार्डिंग हैं, या फिर ये कहे कि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, वो सभी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जो थर्मोडायनामिक्स है वो एक मैक्रोस्कोपिक साइंस बोला गया। मैक्रोस्कोपिक ही क्यों बोला गया, देखिए एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक मैक्रोस्कोपिक, दोनों में एक बार डिफरेंस समझ लें। मैक्रोस्कोपिक में होता है कि जिनका साइज बड़ा हो, जिनको हम आसानी से मेजर कर सके, जैसे कि प्रेशर है, मेजर करते हैं, वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है तो आसानी से इसको मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर है, मास है, मीन्स जिनका साइज बड़ा हो वो मैक्रोस्कोपिक साइंस के अंदर आते हैं। और जो थर्मोडायनामिक है वो मैक्रोस्कोपिक साइंस है, क्योंकि इसमें क्या स्टडी करेंगे हम, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास। माइक्रोस्कोपिक होता है जिनका साइज छोटा हो, जैसे कि एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, ETC अदर, जिनका साइज छोटा वो किस में जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक के अंदर। ठीक है, क्वांटम जो फिजिक्स होती है उसमें माइक्रोस्कोपिक लेते हैं, छोटे साइज के पार्टिकल्स उसमें इंक्लूड करते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स किस पे बेस्ड है, मैक्रोस्कोपिक साइंस पे। ठीक है, देखिए एक होता है मैकेनिक्स, एक होता है थर्मोडायनामिक्स, दोनों में भी डिफरेंस समझ लें। मैकेनिक्स होता है कि मोशन हम स्टडी करें पार्टिकल का, फोर्स इंक्लूड करें, टॉर्क इंक्लूड करें, और फिर मोशन स्टडी करें पार्टिकल का, तो मैकेनिक्स बन जाती है। जहाँ फोर्स इंक्लूड नहीं होता, स्टडी चेंज इन द इंटरनल मैक्रोस्कोपिक स्टेट, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विदाउट एनी फोर्स एंड टॉर्क इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करेंगे कि एक्सटर्नल कोई फोर्स भी ना लगाएं, टॉर्क भी ना लगाएं, और जो मैक्रोस्कोपिक स्टेट हैं जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करें। ठीक है, और मैकेनिक्स में मोशन ऑफ द पार्टिकल बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स लगा के, टॉर्क लगा के, अप्लाई करके पार्टिकल पे जो प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे वो किस में जाती है, मैकेनिक्स में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए नेट अगर फोर्स किसी सिस्टम के ऊपर जीरो हो, या ये कहें कि फोर्स इंक्लूड ही ना हो, टॉर्क इंक्लूड ही ना हो, तो हम कहेंगे कि वो जो सिस्टम है थर्मल इक्विलिब्रियम में। कैसे, नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सिस्टम आर जीरो। कोई सिस्टम है, अगर उस पर फोर्स नहीं लगा रहे, टॉर्क नहीं लगा रहे, वो अपने आप में कंफर्टेबल जोन में, ये कह सकते हैं, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में ही है। ठीक है, देखिए मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन, सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम। अब उस पर अप्लाई नहीं कर रहे हम एक्सटर्नल कोई फोर्स, टॉर्क, तो वो टाइम के साथ जो है सिस्टम चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो वो अपने आप में कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है मतलब रेस्ट में है, कुछ मतलब चेंज आउटसाइड से नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2 कंटेनर ले लिए A एंड B,
दोनों में गैस हैं, ठीक है। यहाँ पे आउटसाइड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग भी हमने इंसुलेटिंग वाल ली है ये, और जो अंदर है जो ए बी को वाल जो कनेक्ट कर रही वो भी एडियाबेटिक वाल ले ली हमने, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि एडियाबेटिक वाल क्या होती है और कंडक्टिंग वाल क्या होती है। देखिए एडियाबेटिक वाल वो होती है जो हीट को मूव न करने दे, हीट ट्रांसफर ही ना हो वहाँ से। अब आउटसाइड से तो हमने लगाई रखी, मतलब यहाँ इसमें जो गैस है हीट है, यहाँ जो हीट है वो आउटसाइड भी मूव नहीं कर सकती, और दोनों के बीच में भी हमने एडियाबेटिक वाल यूज की है, मतलब ए से बी तक हीट नहीं जा सकती, बी वाली हीट ए के अंदर नहीं जा सकती। तो यहाँ पे देखिए टू गैस ए एंड बी ऑक्यूपाइंग टू डिफरेंट कंटेनर, डिफरेंट में ले रखी विद परफेक्टली इंसुलेटिंग वाल, बहुत ही परफेक्टली इंसुलेटिंग वाल है आउटसाइड भी और बीच में भी। डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन गैस टू अनदर, ये अलाउ ही नहीं करी, ना आउटसाइड हीट जा सकती ना इनकी एक दूसरे के अंदर जा सकती है, ठीक है। इंसुलेटिंग वाल यूज की हमने। तो देखिए जो ए कंटेनर है उसका प्रेशर है पी ए, वॉल्यूम है वी ए, एंड बी है उसका पी बी वी बी। फिर क्या किया, देखिए परफेक्टली इंसुलेटिंग वाल लगा दी, ना हीट जो है बाहर जा सकती ना एक दूसरे के अंदर जा सकती। फिर जो एडियाबेटिक वाल थी वो कन्वर्ट कर दी डायाथर्मिक वाल में, जिसको बोलते हैं कंडक्टिंग वाल, नाम से ही याद रखना है। नेक्स्ट हम करेंगे ऐसे यूज करेंगे, कंडक्टिंग वाल है, एडियाबेटिक वाल है, तो नाम से ही समझ जाना है। कंडक्टिंग मीन्स जो कंडक्ट करती हो, इसकी हीट इसके अंदर जा सकती है, इसकी हीट इसके अंदर जा सकती है। एडियाबेटिक मीन्स जो अलाउ ना करे, अपने आप जितनी हीट है अंदर वही रहे, बाहर ही अलाउ मूव न करने दे, ठीक है। तो क्या किया, एडियाबेटिक वाल तो इसको कंडक्टिंग वाल में कन्वर्ट कर दिया। आउटसाइड तो वही इंसुलेटिंग वाल है, आउटसाइड तो मूव नहीं कर सकती हीट, बट क्या हुआ जो बीच वाली थी, जो इनकी दीवार थी ऐसे कह सकते हैं, वो कंडक्टिंग वाल लगा दिए। कंडक्टिंग वाल लगा दी तो इसकी हीट अब इसके अंदर जा सकती, इसकी हीट इसके अंदर जा सकती, पर किसकी हीट किसके अंदर जाएगी। देखिए टेम्परेचर जो होता है या हीट कहीं, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, ठीक है। कैसे, जैसे कि कोई वो है, कोई लोहे का टुकड़ा ले लें, उसको गर्म कर देते हैं, चिमटाई ले लेते हैं, ठीक है, तो वो गर्म होके पीछे जब ठंडा है वहाँ वो गर्म होता चला जाएगा ऐसे। तो मतलब हाई टेम्परेचर है, पीछे ठंडा है, तो मतलब लो टेम्परेचर है, तो ज़्यादा गर्म होके वो पीछे की तरफ ऐसे हीट मूव कर रही है, जो ठंडा वो भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो डायरेक्शन क्या होती है हीट की, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर जिसका ज़्यादा है और जिसका टेम्परेचर कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ हीट मूव करती जाएगी। कब तक मूव करेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। जैसे रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं, पानी की दो हमने वो ले ली कंटेनर, एक में लेवल ज़्यादा है एक में कम है, नीचे एक होल कर देते हैं, तो पानी मूव किस में करेगा, जिसमें कम है उसकी तरफ मूव करेगा। और कब तक मूव करेगा कि दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए, ठीक है, करके देख सकते हैं कि दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए तब तक मूव करेगा, और इक्वल होने के बाद पानी दोनों में रेस्ट में हो जाएगा, अपने आप में कंफर्टेबल हो जाएगा, बाद में मूव ही नहीं करेगा क्योंकि दोनों का लेवल इक्वल है अब। तो हम कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है अब, ठीक है। सेम यहाँ मेथड लागू होता है, हीट मूव कर गई, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ चली गई, ठीक है, अब दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, तो हम कहेंगे कि जो दोनों कंटेनर हैं वो अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। यही कंसेप्ट था यहाँ पे। देखिए कंडक्टिंग वाली यूज कर दी हमने। कंडक्टिंग मीन्स होता अलाउ हीट एनर्जी टू फ्लो फ्रॉम वन गैस टू अनदर, अलाउ कर रही है कंडक्टिंग वाल, तो अलाउ करेगी कि जा सकती है भी, जाना चाहती है तो। नाउ प्रेशर वॉल्यूम इज, ए का क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ प्रेशर, ठीक है, तो डैश लगा देते हैं। वॉल्यूम भी चेंज हुआ, वी ए डैश लगा देते हैं। बी का क्या हुआ कि पी बी डैश प्रेशर हो गया और वी बी डैश वॉल्यूम हो गया। नाउ नो मोर एनर्जी फ्लो बिटवीन द टू गैसेज ए एंड बी, क्योंकि वो लेवल इक्वल हो गया तो अब वो फ्लो ही नहीं करेंगी। सो टेम्परेचर ऑफ द टू गैसेज आर इक्वल, अब दोनों का क्या है, टेम्परेचर इक्वल है। Then gases are said to have reached thermal equilibrium with each other. अब हम कह सकते हैं कि दोनों गैसेज जो हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, वो अपने आप में कंफर्टेबल है, वो मूव नहीं करे, अलाउ कर रखी तो भी मूव नहीं करे क्योंकि दोनों का लेवल अब इक्वल हो गया, ठीक है। बस यही कंसेप्ट था इसमें। अब इसी के बेस्ड पे है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, जिसने कंसेप्ट दिया था टेम्परेचर का, ठीक है। कैसे, एक बार वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं कोई भी कंटेनर है जिसमें हमने पानी डाल दिया,
ठीक है, सभी का लेवल अलग अलग है तीनों का। फिर क्या किया, यहाँ होल कर दिया और इसमें होल कर दिया। इसका पानी इसके अंदर जा सकता है, इसका इसके अंदर, यहाँ होल है तो इसका इसके अंदर भी जा सकता है, इसका इसके अंदर, बट इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब क्या हुआ, सभी का लेवल अलग अलग है पानी का, तो जिसका ज़्यादा है कम की तरफ जाएगा। कब तक जाएगा, दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। इन दोनों का पानी का मोशन कब तक होगा, जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। तो लास्ट टाइम पे हमने क्या किया, देखा जब फ्री छोड़ दिया भाई पानी जा सकता है, हाई लेवल से कम लेवल की तरफ जा सकता है, बट जाने के बाद जब पानी रेस्ट में आता है तो हमने देखा कि तीनों का लेवल बराबर हुआ। पानी तब तक मूव करता रहा जब तक इसका इसके साथ इक्वल नहीं हो जाता, इसका इसके साथ इक्वल नहीं हो जाता लेवल। फिर क्या किया, अगर ए का लेवल सी के इक्वल है, ए का लेवल बी के इक्वल है, तो यहाँ ये कंक्लूजन निकला कि बी का लेवल सी के इक्वल मिलेगा हमेशा। ये तो ट्राई कर ही सकते हो। ठीक है, यहाँ ये हीट पे लागू करके देखा कैसे, देखिए डायाथर्मिक वाल ये लगा दी, मीन्स कंडक्टिंग वाल। कंडक्टिंग क्या होती है, ये अलाउ करेगी इसको हीट को मूव करने के लिए। ठीक है, एडियाबेटिक वाल, इंसुलेटिंग वाल, यहाँ इंसुलेटिंग वाल लगा दी, ए बी की तरफ नहीं जा सकती, ए की हीट बी में मूव नहीं कर सकती। क्या देखा गया यहाँ पे, टेम्परेचर ए का है वो सी के इक्वल है। इफ लगा रखा, इफ का मतलब होता है कि देखिए कंडक्टिंग वाल लगा दी तो ये तो मूव कर ही सकते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, ए का सी के इक्वल। अब यहाँ भी वही वाल है तो बी सी के साथ मूव कर सकती, हीट को इंटरचेंज कर सकती, तो क्या हुआ, बी का सी के इक्वल हो गया। तो क्या रिजल्ट निकल के आया, टी का टेम्परेचर ए वाला टी ए टी बी के इक्वल मिलेगा। इसका इसके इक्वल हो गया क्योंकि हीट मूव कर गई, और मूव करने के बाद जब तक मूव करेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, ऐसे ही यहाँ मूव करेगी, दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया। तो ये रिजल्ट निकल के आया कि टेम्परेचर ए का और बी का भी इक्वल मिला। ठीक है, इसी को बोला गया है ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसी को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बोला गया कि अगर ए टी ए सी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए बी का टेम्परेचर भी इक्वल मिलेगा। ठीक है, इसको बोला गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट देखिए, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं हम, इसी के रिगार्डिंग। तो देखिए, थर्मोडायनामिक पैरामीटर ऑफ द सिस्टम चेंज विद द टाइम। टाइम के साथ अगर कोई प्रोसेस कर रहे हैं, चेंज हो रहा है कुछ, तो क्या क्या कैसे चेंज होता है। देखिए, टाइप ऑफ प्रोसेस, ये नाम दे रखें प्रोसेस के कि कौन कौन से प्रोसेस हम कर सकते हैं, क्या उनकी फीचर है। फिर देखिए, फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस, काफ़ी यूज होता है, इंपॉर्टेंट भी है, नाम से याद रखना कि आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, टेम्परेचर वहाँ कांस्टेंट ही रहेगा, बाकी सभी चेंज होते रहेंगे, प्रेशर है, वॉल्यूम है, बट क्या रखना है, कंडीशन ये है कि उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट हो। डेल टी जीरो, डेल टी का मीन्स होता है चेंज इन टेम्परेचर, कि डेल टी देखिए ऐसे लिखते हैं वैसे तो, डेल टी इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1, कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। मतलब दोनों अगर इक्वल होंगे, कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, इनिशियली हम जितना टेम्परेचर ले, फाइनल जब रिजल्ट आए उसका तो भी टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, टेम्परेचर उतना ही हो, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियली जीरो, भी टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, जितना पहले था उतना लास्ट में मिला। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है कि प्रोसेस हो रहा है उस टाइम, चाहे कुछ भी प्रॉपर्टी चेंज हो, बट टेम्परेचर कांस्टेंट ही हो। ठीक है, डेल टी जीरो आए। एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि हीट अलाउ नहीं करता, हीट फ्लो आउटसाइड सिस्टम टू सराउंडिंग फ्लो ना करे, नो हीट फ्लो बिटवीन दिस सिस्टम एंड दिस सराउंडिंग। मतलब जो डेल क्यू है, हीट का चेंज है वो जीरो आए, जितनी हीट पहले थी जब स्टार्टिंग हो रहा था प्रोसेस, उतनी ही हीट रहे जब एंड हो प्रोसेस का, जब खत्म होने को हो प्रोसेस। ठीक है, एडियाबेटिक होता है मीन्स हीट अलाउ ना करे, हीट कांस्टेंट रहे, डेल क्यू इज जीरो। आइसोबारिक प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे, बाकी सभी चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो, हीट चाहे फ्लो करो, बट प्रेशर जो है इनिशियली जितना ले उतना ही लास्ट में मिले। में प्रेशर है सारे प्रोसेस में कांस्टेंट हो, डेल पी क्या है, जीरो आए। आइसोवोल्मिक या आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट ना पड़े, बाकी चाहे से भी चेंज हो, मतलब डेल वी जीरो आए। ठीक है, चारों के नाम से याद रखने हैं। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एडियाबेटिक मीन्स हीट कांस्टेंट हो, आइसोबारिक मीन्स प्रेशर कांस्टेंट हो, आइसोकोरिक मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट हो। ठीक है,
देखिए थर्मोडाइनामिक स्टेट वेरिएबल वो होते हैं जो स्टेट को शो करें, जैसे कि द पैरामीटर विच डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट बताए जैसे आइस टू वाटर में कन्वर्ट हो रही तो पता चला इसकी स्टेट क्या है, अब इसकी स्टेट क्या है, मीन्स प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आइस का क्या था अब क्या है। तो जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मास कंपोजिशन है, इनको जो स्टेट डिस्क्राइब करे इक्विलिब्रियम स्टेट में, उन्हीं को बोला गया है कि थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल, मीन्स इनको स्टेट वेरिएबल ही बोलते हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक में स्टडी करें तो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम मास कंपोजिशन। इक्वेशन ऑफ स्टेट देखिए, इक्वेशन ऑफ स्टेट वो होती है जो स्टेट वेरिएबल थे, एक ऐसी इक्वेशन जो इनको कनेक्ट कर दे, मीन्स एक ऐसा रिलेशन बताए जिनमें हमें पी वी टी इनका रिलेशन दिख जाए कि एक दूसरे से कैसे रिलेट है, ऐसी इक्वेशन बनाना उनको, उसको बोला गया इक्वेशन ऑफ स्टेट। कनेक्शन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल, ये स्टेट वेरिएबल इनको कनेक्ट कर दे कोई इक्वेशन। तो आइडियल या परफेक्ट गैस की इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू न्यू आर टी, वेयर पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, न्यू क्या होता है नंबर ऑफ मोल, आर क्या होता है गैस कांस्टेंट जिसकी फिक्स वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, टी होता है टेम्परेचर। देखिए पी वी न्यू आर टी एक दूसरे से कैसे रिलेशन है, कैसे रिलेट कर रहे हैं ऐसी इक्वेशन को बोला गया है इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, याद रखनी है आइडियल परफेक्ट गैस की इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू न्यू आर टी। नेक्स्ट देखिए कंसेप्ट आता है, ये कई बार पूछ लेते हैं वैसे भी क्वेश्चन में और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं वहाँ भी यूज होते हैं कि एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल कौन से होते हैं, इंटेंसिव वेरिएबल कैसे होते हैं। अब स्टेट वेरिएबल तो हमने पढ़ लिया, अब अगेन टू पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया, एक्सटेंसिव इंटेंसिव। एक्सटेंसिव वो होते हैं जो स्टेट वेरिएबल जिनको हम दो पार्ट में से डिवाइड करें ना तो एग्जैक्ट इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो जाए। जैसे कि मैं कहूँ कि 10 किलोग्राम था, मैंने बीच में से काट दिया तो पता ही चल गया 5 इधर बच गया 5, अगर उसको नापेंगे तो भी वो मिलेगा 5 तो मतलब एग्जैक्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर डिवाइड हो जाता है तो एक्सटेंसिव है, डिवाइड नहीं होता तो इंटेंसिव है। अब सोचेगा कि डिवाइड कैसे नहीं होगा भाई अगर बीच से काट दिया, तो अभी पता चलेगा कि कैसे। देखिए एक्सटेंसिव होता है कि डिवाइड हो जाए, जैसे वॉल्यूम है कंप्लीट कोई वॉल्यूम है बीच से काटेंगे तो हाफ वॉल्यूम इधर हो जाएगा हाफ इधर। इंटरनल एनर्जी है न्यू, इंटरनल एनर्जी अगर बीच में से डिवाइड करेंगे सिस्टम को तो हाफ इधर जाएगी हाफ इधर। या कहें कि मास है, अगर सिस्टम को काटेंगे तो हाफ मास इधर जाएगा हाफ इधर, ये तो डिवाइड हो रहे हैं, मतलब वॉल्यूम है मास है इंटरनल एनर्जी है, ये क्या है एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल। इंटेंसिव कौन है फिर, अब देखिए आफ्टर डिवाइड अनचेंज, उनमें कोई चेंज ना है। जैसे प्रेशर है, अगर कोई सिस्टम ले बीच में से डिवाइड कर दें तो भी जो हाफ बच गया प्रेशर नापेंगे उतना ही मिलेगा और इसका भी उतना ही मिलेगा जितना पूरा सिस्टम का था। टेम्परेचर है, हाफ करने के बाद भी टेम्परेचर सेम रहेगा। सपोज करो 5 केल्विन था तो हाफ करने के बाद भी आधे सिस्टम उसका भी 5 केल्विन मिलेगा, इसका भी 5 केल्विन। ये नहीं कि टेम्परेचर ऑफ हो जाएगा और फिर उसको कनेक्ट कर दे तो उतना ही मिल जाएगा, नहीं। डेंसिटी है, ठीक है, ये जो है हाफ कर देंगे सिस्टम को तो भी इन पे कोई चेंज नहीं होगा, उतने ही मिलेंगे जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो इंटेंसिव वेरिएबल होते हैं। ठीक है, क्यूसी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, देखिए वो प्रोसेस जो थर्मोडायनामिक में जितने भी अभी प्रोसेस बताए थे मैंने, पीछे 4 स्टडी किए थे, जब प्रोसेस करें ना तो वो बहुत ही स्लोली करें, उसमें चेंज जो है देखने को ही ना मिले। एक्चुअल में तो चेंज हो रहा है, जैसे मैं पेन को एक तो बहुत धीरे धीरे से मूव करा रही हूँ, किसी को ऐसे चेंज नेग्लेजिबल दिख रहा है बट चेंज हो रहा है, और एक ऐसे ले जा रही हूँ तो सबको दिख रहा है। तो क्यूसी स्टैटिक प्रोसेस होता है ऐसे प्रोसेस जो बहुत ही धीरे धीरे हों, ठीक है, इक्विलिब्रियम में हो, जैसे मीनिंग नियरली स्टैटिक। स्टैटिक हो, स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट, डायनामिक मूव करे, तो एटलीस्ट मीन्स बहुत ही नियरली स्टैटिक हो बट स्टैटिक ना हो, एक्चुअल में चेंज हो बट दिखे ना, बहुत ही स्टैटिक तरीके से दिखे। कैसे, द सिस्टम चेंज इट्स वेरिएबल, वेरिएबल चेंज होंगे पी प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सो स्लोली, बहुत ही स्लोली उसमें चेंज हो, दैट इज इट रिमेन इन थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट देखें, एक्चुअल में तो सिस्टम चेंज हो रहा है अंदर से बट सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट देखें तो जो थर्मल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ही दिखे। ठीक है, डिफरेंस इन पीटी ऑफ द सिस्टम विद सराउंडिंग इज वेरी स्मॉल। जो डिफरेंस देखिए पहले प्रेशर टेम्परेचर था, चेंज हो रहा है बाद में, तो सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट देखिए वो बहुत ही स्मॉल हो। ठीक है, द प्रोसेस मस्ट बी इनफाइनाइटली स्लो, बहुत ही स्लो, एंड डू नॉट इन्वॉल्व एक्सेलेटेड मोशन ऑफ द
पिस्टन। एक ऐसे कंटेनर लेते हैं, ऊपर पिस्टन होता है ना, इसे दबाते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, अंदर हीट होती है। तो ये कह रहे हैं कि जो पिस्टन है वो एक्सेलेटेड मोशन में ना हो। एक्सेलेटेड होता है ऐसे जो एक्सेलेट करे, दिखे चलता हुआ, ठीक है। बहुत ही स्लोली 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 ऐसे होता है ना, वो एक्सेलेट नहीं करता, एक यूनिफॉर्मली तरीके से चलता है। तो ये क्यूसिस्टेटिक प्रोसेस इंक्लूड करें ना, जहाँ क्यूसिस्टेटिक प्रोसेस होती है उनकी फीचर है, ठीक है। एक होता है पीवी डायग्राम, देखिए नाम से ही पता चला, पीवी डायग्राम मीन्स प्रेशर का वॉल्यूम का डायग्राम। तो इधर ले लिया वाई एक्सिस पे प्रेशर, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम। यहाँ कोई इनिशियल स्टेट थी जिसका वी वॉल्यूम था, पी प्रेशर था, ए पे। अब वो कुछ हमने कंप्रेस किया या एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो कुछ अदर स्टेट में जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ कंटेनर ले लिया, ऊपर पिस्टन लगा दिया, उसको कंप्रेस कर देंगे तो छोटी हो गया, मीन्स कंप्रेस हो गया, छोटा साइज हो गया। तो मीन्स स्टेट तो अदर ही हो गई, पहले अदर स्टेट थी, फिर छोटा होके अदर स्टेट में चला गया, कुछ वॉल्यूम जैसे डिक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो यहाँ ये कह रहा है कि इनिशियल स्टेट होती है, कुछ जैसे प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, वो फाइनल स्टेट में जाएगा बी पे, जिसका V2 वॉल्यूम हो जाएगा, P2 प्रेशर हो जाएगा। तो दोनों के बीच में अगर डायग्राम पे हम शो करें, देखिए यहाँ ऐसे ग्राफ आ रही, तो प्रेशर क्या है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर वाली है, बट वॉल्यूम देखिए इधर इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज एक्सपेंड में होता है जब एक्सपेंड करेगा इसका, ठीक है। तो दोनों के बीच में ग्राफ पे शो करना, इधर वॉल्यूम प्रेशर लेके ग्राफ पे उसका रिप्रेजेंट करना स्टेट का, वो बोला गया पीवी डायग्राम, मीन्स प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है। डायरेक्ट हम शो कर सकते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करके। देखिए नेक्स्ट है आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल चेंज तो अभी पढ़ा था हमने कि आइसोथर्मल चेंज वो होता है जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो, बाकी कुछ भी चेंज होता हो, ठीक है, बट टेम्परेचर कांस्टेंट हो। पूरा स्टडी करेंगे कि कैसे टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है, जब वॉल्यूम चेंज करे, प्रेशर चेंज करे, तो टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रह जाएगा, वो स्टडी करेंगे। देखिए चेंज इन प्रेशर, प्रेशर भी चेंज करे, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम में भी, ऑफ द गैस विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। ये तो डेफिनेशन है भाई कि प्रेशर चेंज करे, वॉल्यूम चेंज करे, बट टेम्परेचर चेंज ना करे, वो किस में है, आइसोथर्मल चेंज की डेफिनेशन, ठीक है। हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, हीट भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि कंडीशन सिर्फ टेम्परेचर पे, हीट तो एक्सचेंज हो ही सकती है। देखिए कैसे, 2 पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पे। व्हेन ए गैस इज कंप्रेस, एक गैस है उसको कंप्रेस किया जाता है। देखिए कंटेनर ले लिया, यहाँ पे ऊपर पिस्टन लगा होता है, ठीक है, इसके अंदर गैस है। अब कंप्रेस किया है, पिस्टन को दबा दिया नीचे, कंप्रेस कर दिया, वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क डन होगा गैस के ऊपर, कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, वर्क डन हुआ तो हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हो गई तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ही। अब टेम्परेचर इंक्रीज हमें करना नहीं, क्योंकि कंडीशन ये है आइसोथर्मल की, टेम्परेचर उतना ही रहे, तो कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है। अब गैस प्रोड्यूस हुई है, वो गैस को क्या हुआ, सराउंडिंग में हमने लॉस कर दिया, सराउंडिंग में उसको आउटसाइड निकाल दिया। देखिए दोबारा देखिए प्रोसेस, एक बार कंप्रेस किया, इसको कंप्रेस किया तो कुछ वर्क डन हुआ गैस पे, वर्क डन हुआ मतलब हीट प्रोड्यूस हुई। अब हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर हमें उतना ही रखना है। तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जितनी गैस प्रोड्यूस हुई, वो सराउंडिंग के अंदर हमने निकाल दी, लॉस कर दिया उसका, और टेम्परेचर हमने उतना ही रख लिया, तो हो गई कंडीशन आइसोथर्मल की। तो एक और केस बनता है, देखिए व्हेन प्रेशर डिक्रीज। देखिए अभी तो इसको कंप्रेस किया था, एक्सपेंड कर दे, पिस्टन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो जो इसके अंदर गैस है पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज हुआ, वर्क डन इज डन बाय द गैस, गैस के द्वारा कुछ वर्क डन हुआ, वर्क डन हुआ तो मतलब हीट एनर्जी स्पेंड हुई, हीट एनर्जी स्पेंड हो गई मतलब टेम्परेचर, अब ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, तो क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। बट टेम्परेचर तो हमें डिक्रीज भी नहीं रखना, इंक्रीज भी नहीं रखना, हमें तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे होगा, गेन हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, आउटसाइड से कुछ हीट ले लेगा भी, और उसका टेम्परेचर जितना था उतना ही कर देगा, कांस्टेंट कर देगा। दोबारा सुने प्रोसेस, जब कंप्रेस करेंगे, वर्क डन होगा, हीट होगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज नहीं रखना है तो बाहर निकाल देंगे कुछ हीट को। अब इसको एक्सपेंड किया, प्रेशर डिक्रीज हो गया, वर्क डन हुआ, कुछ हीट एनर्जी स्पेंड हुई, तो हम बाहर से ले लेंगे टेम्परेचर ताकि उतना ही रहे, क्योंकि इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो गया।
तो देखिए इसकी अब आइसोथर्मल चेंज तो हमने पढ़ लिया, बट इसको परफेक्ट बनाने के लिए, परफेक्ट आइसोथर्मल के लिए दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि परफेक्ट आइसोथर्मल चेंज हुआ। ठीक है, कैसे? वो वॉल ऑफ द कंटेनर परफेक्टली कंडक्टिंग मैंने बताया था कि जो अलाउ करे हीट को, तो कह रहा है कि जो वॉल है वो परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों प्रोसेस में हीट या तो ले रहे थे या दे रहे थे, तो हीट ताकि आसानी से चली जा सके या आ सके, एक्सचेंज हो सके हीट का, इसलिए हम परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल ही लगाएंगे। एक कंडीशन तो ये है। सेकंड क्या है? कंप्रेस करे चाहे एक्सपेंड करे, बहुत ही स्लोली करेंगे। ठीक है, स्लोली क्यों करेंगे? क्योंकि जो हीट है वो या तो बाहर जाएगी ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे उतना ही, या बाहर से अंदर लेंगे, तो बहुत स्लोली करेंगे तो हीट जो है एक्सपेंड हो सकती है। प्रोवाइड टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट, स्लोली प्रोसेस करेंगे ताकि टाइम मिल जाए हीट को एक्सचेंज करने का। ठीक है, इन आइसोथर्मल ऑपरेशन टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट है। तो देखिए कई बार न्यूमेरिकल डायरेक्ट उठाते हैं या ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ लें कि किसकी इक्वेशन है, तो सभी की अलग होती है। तो आइसोथर्मल जहाँ ऑपरेशन होगा ना, तो वहाँ ये फिक्स है, याद रखनी ये भी इक्वेशन होती है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है। ठीक है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट किस में होते हैं? आइसोथर्मल ऑपरेशन में। तो अगर दो सिस्टम होना तो ऐसे इनको इंटर रिलेट कर सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, फर्स्ट का प्रेशर वॉल्यूम सेकंड के प्रेशर वॉल्यूम के इक्वल होगा। किसकी कंडीशन है ये? आइसोथर्मल की। नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल में, मतलब डेल टी जीरो है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, तो इक्वेशन होती है कि कितनी हीट सिस्टम को प्रोवाइड करे, कितना टेम्परेचर उसमें चेंज होता है, वो एम सी के इक्वल होता है। वैसे तो सी के इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिफिक हीट के, बट कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, वो एम यूज कर रखा है। अब देखिए डेल टी जीरो होता है आइसोथर्मल में, अगर डेल टी जीरो रखेंगे यहाँ, मतलब डेल टी जीरो मीन्स नीचे की तरफ अगर जीरो होता है तो पूरा सिस्टम ये इनफाइनाइट पहुंच जाता है। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो इसका मतलब सी इनफाइनाइट आ गया। तो ये कह रहा है कि जो आइसोथर्मल चेंज होगा वहाँ जो स्पेसिफिक हीट होगी गैस की वो इनफाइनाइट होती है, वेयर सी इज स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम, वो इनफाइनाइट होगी। किसके केस में? आइसोथर्मल के केस में। अब देखिए हम कंप्रेस कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं गैस को पिस्टन की हेल्प से, तो कुछ वर्क डन हो रहा है। बात कर रहे थे वर्क डन ऑन दी गैस, वर्क डन बाई दी गैस, वो वर्क डन कितना होगा ये फाइंड आउट करते हैं भी। Consider 1 gram mole of the ideal gas enclosed in a cylinder with perfectly conducting wall. कंडक्टिंग वाल यूज करते हैं आइसोथर्मल में ताकि हीट का एक्सचेंज आसानी से उसके, एंड परफेक्टली फ्रिक्शनलेस पिस्टन यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि फोर्स तो करना ही नहीं है, फोर्स तो इंक्लूड ही नहीं करना। पहले क्या हुआ देखिए, P1 प्रेशर था, V1 वॉल्यूम था, T टेम्परेचर था इनिशियल स्टेट में, कुछ कंप्रेस या एक्सपेंड किया, P2 प्रेशर हो गया, V2 वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर सेम रहता है क्योंकि आइसोथर्मल केस ले रहे, पहले भी T टेम्परेचर था बाद में भी T है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पिस्टन का ए। फोर्स कितना होता है? देखिए प्रेशर का डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। वर्क डन होता है कि फोर्स इनटू कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब पिस्टन या तो कंप्रेस करेंगे या एक्सपेंड करेंगे तो कुछ मतलब डिस्प्लेस हुआ, दिस इज dx। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की हमने प्रेशर इनटू एरिया यहाँ रख दिया, dx इधर रख दिया। ठीक है, एरिया इनटू अदर साइड क्या होती है? वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ है। तो देखिए dw की जो डेफिनेशन निकल के आई, P प्रेशर एंड दिस इज dv निकल के आई। वैसे याद भी रखनी है, स्टैंडर्ड भी है, जैसे वर्क डन क्या होता है? P ठीक है, तो टोटल वर्क डन बाय द गैस इन एक्सपेंशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू V2। जब एक्सपेंशन हुआ गैस का तो पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में V2 हो गया। अब dv है तो यहाँ वेरिएबल है वॉल्यूम, तो हम टोटल जो वर्क डन निकालते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं, कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? V1 टू V2। पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में V2 हो गया और P dV हमने रख दिया। ठीक है, अब देखिए P dV के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो P को भी हमने V की फॉर्म में लेके आना है। आइसोथर्मल का केस ले रहे हैं हमें, तो आइसोथर्मल में देखिए जो अभी मैंने रियल परफेक्ट गैस की इक्वेशन बताई थी, PV इज इक्वल टू RT, यहाँ से PV की वैल्यू निकल के आई, P की RT बाई V इधर चल जाएगा, ये P के अभी यहाँ पुट कर देंगे, RT बाई V इंटू dV। dV के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें, RT कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया। ठीक है, तो देखिए dV बाई V 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है log x, तो log V, लिमिट रख दी V1 टू V2। अब देखिए log का अगर लिमिट रखते हैं ना हम ऐसे,
तो log V2 माइनस V1, वैसे तो ये तो सभी पे भी रखते हैं ऐसे, x का 1 to 2 तो x2 माइनस x1 माइनस लेते हैं। नेक्स्ट देखिए log ऑफ, अगर ऐसे हो log a माइनस log b तो किसके होता है वो इक्वल log b बाई e। तो अभी ऐसे था तो उसको हमने लिख दिया log v2 बाई v1, ठीक है। अब log e बेस है इसका, 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं ताकि न्यूमेरिकल आसानी से सोल्व कर सके। तो 10 में कन्वर्ट करेंगे तो log e इज इक्वल टू होता है 2.326 log 10। तो देखिए RT कांस्टेंट एज इट इज है, log e को रख दिया 2.3026 log 10 बेस रख दिया v2 बाई v1। अब देखिए आइसोथर्मल का केस में होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ से देखिए V को एक साइड कर लिया, P को एक साइड कर लिया, मतलब V2 बाई V1 किसके इक्वल है P1 बाई P2 के। सिर्फ फॉर्मूला अदर बनाने के लिए, क्योंकि वर्क डन निकालते हैं, अगर वॉल्यूम तो गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेशर गिवन हो तो V2 बाई V1 की जगह P1 बाई P2 रख दिया हमने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे P1 P2 गिवन हो तो। हीट स्पेंड कितनी हुई आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, हीट होती है वर्क डन पर यूनिट पर जूल, कितने जूल की। तो जो वर्क डन है इसको J से डिवाइड कर देंगे तो हीट कितनी स्पेंड हुई आइसोथर्मल में वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, और उसके रिगार्डिंग कितना वर्क डन हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ समझ आया हो, कुछ फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। अगर आप जुड़े रहना चाहते हो मेरे साथ ही, 11th के सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे, 12th के करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।